हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव होता है बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के अंदर। आपका अगर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपके जी के सब्जेक्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होने वाली है। तो हम इसके अंदर ये कवर कर चुके थे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी से रिलेटेड होता है। इसमें ये कह रहा है कि हम कब मान सकते हैं कि कोई देश लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एवर ट्रेवल्ड इन अ डेवलपिंग कंट्री, अगर आपने किसी डेवलपिंग कंट्री में ट्रैवल किया है, जो कंट्री डेवलप कर रही है, यू कुड नॉट हेल्प बट ऑब्जर्व द डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू दोज ऑफ कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब कि आपको फ़र्क पता चल जाएगा, क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है और अगर आपने किसी डेवलपिंग में करा है तो आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच का डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड में कितना फ़र्क होता है। जो जो हमारे डेवलप्ड नेशंस होता है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पुअर होता है ना, उनका स्टैंडर्ड भी हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ इनएडिक्वेट फूड, की पूरा खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है, हेल्थ केयर एक्सपीरियंस बाय द पुअरेस्ट सिटीजन्स। जो पुअरेस्ट सिटीजन्स, मैंने जो आपको अभी अभी बताया कि रिच नेशंस के जो पुअरेस्ट सिटीजन होता है ऑफन रिप्रेजेंट द एवरेज सिचुएशन फॉर द पीपल ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। जो एवरेज लोग होते हैं एक डेवलपिंग कंट्री के, उनकी हालत वैसी होती है जैसे कि पुअरेस्ट जो होते हैं रिच नेशन के, उनकी होती है। अगर हम एक मैक्रो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखें इसको, द डिफरेंस बिटवीन रिच नेशन और डेवलपिंग नेशंस में बी समराइज्ड बाय सेइंग दैट रिच नेशंस हैव एट सम पॉइंट इन देयर हिस्ट्री एक्सपीरियंस्ड एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जो डेवलप्ड नेशंस है, जो रिच नेशंस है, उन्होंने कभी ना कभी तो अपनी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने जैसे फेस किया है, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। बट डैट दी पुअरर नेशंस ईदर हैव नेवर एक्सपीरियंस सस्टेन्ड ग्रोथ और हैव हैड पीरियड्स ऑफ ग्रोथ ऑफसेट बाय पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। या तो जो डेवलपिंग होते हैं उनके यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन ही होती रहती है, या फिर बहुत ही धीरे धीरे चलती है, वो भी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। फिगर 1.1 का है, पीछे है। समराइज क्या करती है? ग्रोथ इन द आउटपुट ऑफ द यूएस कंट्री। यूएस कंट्री का यूएस जो एक डेवलप्ड रिच नेशन है उसका आउटपुट दिखाती है कि कैसे ग्रो हुआ वो 1869 से स्टार्ट करते हुए। द रिकॉर्ड इज़ एन इम्प्रेसिव वन। ये रिकॉर्ड बहुत ही इम्प्रेस कर देने वाला है। ओवर द past 148 years, the annual output of US goods and services has increased by more than 150 times. मतलब कि 150 टाइम्स से भरा है। द परफॉर्मेंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी इज़ नॉट यूनिक नहीं है कि भाई और किसी देश में हुआ ही नहीं। हाउएवर अदर इंडस्ट्रियल नेशंस हैव इट सिमिलर एंड इन सम केसेस हायर। और नेशनों के ने भी एक्सपीरियंस किया या फिर इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है रेट्स ऑफ ग्रोथ over the same period of time. ठीक है, दिस मैसिव इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज इज वन ऑफ द सेंट्रल फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड हैड enormous political, military, social and even cultural implications. फिर क्या कह रहा है? इन पार्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द यूएस इकोनॉमी is the result of a rising population which has meant a steady increase in the number of available workers. कह रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है यूएस के इकोनॉमी में, तो यही वो रिज़ल्ट है कि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, विच हैज़ स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अवेलेबल वर्कर्स। लेकिन वहाँ पे बहुत कम ग्रोथ है इंक्रीज में नंबर ऑफ अवेलेबल वर्कर्स की, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई, देखो यहाँ पे ज़्यादा लोग पुअर है हमारे डेवलपिंग नेशन में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हमें वर्कर मिल जाते हैं, लेबर सस्ती मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे जब ज़्यादा पुअर लोग हैं ही नहीं तो वहाँ पे आपको कैसे वर्कर्स मिलेंगे, है ना। और क्या कह रहा है? बट अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर इज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी। लेकिन एक अदर सिग्निफिकेंट क्या है कि भाई वहाँ पे आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब क्या कहते हैं? फिगर 1.1। तो फिगर 1.1 पीछे दिया हुआ है,
दिस इज़ फिगर 1.1। तो इसमें क्या दिखा रहा है, इस एक्सिस पे 1860 से दिखा रहा है 2010 तक। यहाँ पे हमें सारे ईयर दिखा रखे हैं और यहाँ पे हमें रियल आउटपुट मतलब कि कितने से बढ़ रहा है ये दिया हुआ है। तो कह रहे हैं 1917 से लेके 1918 मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो आउटपुट था वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो देख सकते हैं ऐसे यूँ झुका हुआ है, कितना मतलब डिक्रीज़ आया, फिर डिक्लाइन आया ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा हिल गई थी, क्योंकि यूएस पे सारे बहुत नेशन जो है वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे एक इंक्रीज़ देखने को मिला था आउटपुट के अंदर, ये आउटपुट दिखा रहा है। फिर रिसेशन आ गया था आउटपुट के अंदर, देखिए यहाँ पे भी कम कर रखा है। फिर फिर से रिसेशन कंटिन्यू हुआ था, फिर से रिसेशन 1991 में, फिर 2001 में भी देखिए ये भी रिसेशन था। ये जो ऐसे नीचे झुक रखा है ना, इसको ही रिसेशन कहता है, ठीक है। तो रिसेशन इतने पीरियड पे आता है। बूम अगर आपसे पूछे कि भाई कब बढ़ा, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे भी बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करेगा। प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ लेबर, जितनी लेबर है उसके साथ उन्होंने इतना आउटपुट निकाल दिया। द अमाउंट ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर इनपुट, फॉर एग्जाम्पल पर वर्कर या फिर पर आवर ऑफ वर्क इज कॉल्ड एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी। हर एक वर्कर जितने घंटे काम कर रहा है, जितना काम 1 घंटे कर रहे हैं या फिर 1 घंटे में जितना काम हो रहा है उसको कह रहा है एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि एक लेबर की इतनी प्रोडक्टिविटी है। अब फिगर 1.2, फिगर 1.2 कहाँ है, ये रही फिगर 1.2 लिखा है ना, फिगर 1.2। तो क्या कह रहा है, शो करती है कि हाउ एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी डिफाइंड इन दिस केस एज आउटपुट पर एम्प्लॉयड वर्कर हैज़ चेंज्ड सिंस 1900 इन 2017। तो यहाँ पे हमें कुछ रेट्स दे रखे, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑल्दो द लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन द यूएस इकोनॉमी इज एक्सीलेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ वेरी सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आउटपुट कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो वेरी करता है टाइम के अकॉर्डिंग। आउटपुट पर वर्कर ग्रू अबाउट 2.6% पर ईयर फ्रॉम 1949 टू 1973। देखो 1949 टू 1973, देखो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का आ गया। तो यहाँ पे तो बढ़ा ही है, तो कितने से बढ़ा, 2.6% से पर ईयर फ्रॉम इतना देना, बट ओनली 1.1% पर ईयर फ्रॉम 1970 टू 1995। मोर रिसेंटली 1995 से 2007 तक आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज हुआ है 1.9% पर ईयर से, बट ग्रू ओनली 1.0% पर ईयर फ्रॉम 2007 टू 2017। अगर आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आंसर में लिख के आओगे ना गाइस, तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये तो आपको याद करना पड़ेगा वैसे। बिकॉज द रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, जो रेट्स हैं ग्रोथ के आउटपुट के, एंड पर्टिकुलरली ऑफ आउटपुट पर वर्कर अल्टीमेटली डिटरमाइन वेदर अ नेशन, यही जो चीज़ें हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि एक नेशन रिच है या पुअर है। अंडरस्टैंडिंग दैट डिटरमाइंस, मतलब कि इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे नापा तोला जाता है कि ये कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या फिर मतलब क्या है, ठीक है। तो ये ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, यही डिटरमाइन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेनिंग वाई इकोनॉमीज ग्रो इज़ नॉट ईजी, कि मतलब ये एक्सप्लेन कर पाना कि भाई कुछ इकोनॉमीज ग्रो क्यों करती हैं, कुछ इकोनॉमीज ग्रो क्यों नहीं करती हैं, एक्सप्लेनिंग दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एंड ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वाई फॉर एग्जाम्पल डिड रिसोर्स पुअर जापान, ये कह रहा है कि भाई कैसे जो रिसोर्स पुअर जापान था और कोरिया था एक्सपीरियंस करे उन्होंने ग्रोथ रेट दैट ट्रांसफॉर्म्ड। अब देख लो भाई जापान को कोरिया को कितने डेवलप कर रहे हैं। देन इन अ जनरेशन ऑफ 2 फ्रॉम वॉर टॉर्न नेशंस, कि मतलब वॉर टॉर्न नेशन मतलब कि उनके ऊपर उन्होंने हमले हुए थे और फिर बस वो हमले होने के बाद भी पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ पे, फिर भी वो उभर के आए इनटू इंडस्ट्रियल पावर्स बन गया। वेयर एज सेवरल रिसोर्स रिच नेशन जैसे कि लैटिन अमेरिका
जो कि बहुत रिसोर्स रिच थी हैव हैड इरेटिक और नेगेटिव ग्रोथ, उसमें ग्रोथ हुई ही नहीं जबकि उसके पास रिसोर्सेज भी इतने थे। इन रिसेंट डिकेड्स मतलब 10 शताब्दी ऐसे। ऑल्दो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव नथिंग क्लोज टू अ कंप्लीट आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब कि पूरा उसके पास आंसर तो नहीं है इसका, लेकिन ऑफ वट डिटरमाइंस रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ they do have some ideas to offer. For example, as we discuss in some detail in this book, most macroeconomists believe that rates of saving, जो रेट होता है सेविंग के, सेविंग मतलब कि बैंक जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है आपकी सेविंग पे, एंड इन्वेस्टमेंट आर इम्पॉर्टेंट होते हैं सब ग्रोथ के लिए। अनदर की, ये मतलब पूरा आंसर तो नहीं दे सकता लेकिन ये बस एक तुक्का लगा रहा है कि भाई शायद इसके उससे। अनदर की डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ वी डिस्कस इज द रेट at which technological change and other factors help increase the productivity of machines and workers। ठीक है, तो अगला क्या है कि रेट है जिस पे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं और अदर फैक्टर हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स एंड वर्कर्स। सो दिस वाज द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ विद डायग्राम। एंड नेक्स्ट है हमारा बिजनेस साइकिल। सो वील स्टडी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बहुत बड़ी आपकी बुक, तो प्लीज़ रेगुलर वीडियोस देखिए वरना सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, सो बाय गाइस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो बाय गाइस।